दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप घर घर घूमकर मेरी बुराई क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हम तो अपनी सासू माँ का बहुत आदर करते हैं। उनके सामने कुछ भी बोलने की हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती। बेशक मैं तो उनके आगे पीछे भी घूमती रहती हूँ। राधिका तो बहुत ही बुरा करती है वगैरह वगैरह। राधिका की बुराई करते हुए अपने आप को अच्छा समझने का भाव खुद ही उत्पन्न हो जाएगा। कोई भी उसकी बुराई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्या करे, बुराई करते करते भी जाना तो राधिका के पास पड़ेगा ही, क्योंकि राधिका लेडीज सूट और ब्लाउज बहुत ही अच्छे और कम दामों पर सिलती हैं। इसके अतिरिक्त उसका हर काम समय पर ही होता है। उसकी कॉलोनी के ही नहीं बल्कि आस पास की सोसाइटियों के फ्लैट्स वाले भी राधिका के पास ही आना पसंद करते हैं। राधिका बी ब्लॉक में सेकंड फ्लोर पर रहती है। उसके परिवार में उसकी सास, 2 कॉलेज में जाने वाले बेटे और 10वीं क्लास में एक बेटी है। उसका पति दूसरे शहर में कार्यरत है। लगभग 15 साल से वह इसी सोसाइटी में रह रही है। उसके पति बहुत कम ही दिखते थे। कपड़े तो वह शुरू से ही सिलती थी। अब तो उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया। राधिका तो इतनी व्यस्त है कि ना तो वह किसी के घर आ जा पाती है और ना ही वह किसी से ज्यादा मतलब रखती हैं। सुबह सवेरे नाश्ता और खाना बनाने के बाद बच्चों का ख्याल करना और अपनी सिलाई करना, इसी में ही सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन उसकी सासू माँ सुबह से ही घर से निकल कर हर किसी को उसके द्वारा खुद पर हुए अत्याचार की कहानी सुनाती रहती। सबको पता है कि राधिका ने सासू माँ को चाय तक नहीं पिलाई होगी, इसलिए सहानुभूति रखते हुए कोई भी उन्हें चाय भी पिला देता था। सोसाइटी में आने वाले अधिकतर लोग जो कि राधिका को जानते भी नहीं थे, सिर्फ उसके सासू माँ की कहानियों को सुनकर ही राधिका के प्रति अपने मन में उसके लिए बहुत गुस्सा रखते थे। हालांकि जो लोग बहुत नजदीकी हैं और पुराने समय से राधिका के घर के आस पास रह रहे हैं, वह जानते थे कि माताजी का राधिका के प्रति व्यवहार कैसा है। शुरू में तो अपने बेटे के आने पर वह कुछ न कुछ कहकर राधिका को डांट
पढ़वाना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती थी। सिर्फ राधिका की बुराइयां कर करके उसने अपने लिए इतनी सहानुभूति बटोर ली थी कि जो लोग राधिका को जानते भी नहीं थे उनके मन में भी राधिका की अत्याचारी छवि ही बसती थी। मैं भी उस कॉलोनी में नई ही आई थी। माताजी के किस्से सुनकर मुझे भी राधिका से घृणा हो गई थी। रोती हुई माताजी हमेशा बिसारी ही लगती थी। उस दिन जब मैं और साथ वाली फ्लैट में रहने वाली निशा दीदी दोनों खड़े थे तो माताजी का आगमन हुआ। हमेशा के जैसे दुखी मुंह बनाते हुए उन्होंने जब अपना बहु पुराण शुरू किया तो निशा ने लगभग डांटते हुए कहा, माताजी हमसे कोई घर की बुराई भलाई की बातें मत करो, कोई काम की बात हो तो करो। संध्या का समय है, आप बड़ी बूढ़ी हो, कोई मंदिर भजन कीर्तन की बात करो। ये क्या, जब देखो राधिका की बुराइयां ही करती रहती हो। निशा पहले माता जी के घर के सामने ही रहती थी। उसने बताया किस तरह से इनका बेटा बाहर ही रहता है और आर्थिक रूप से भी उसने कभी ज्यादा योगदान नहीं किया। राधिका ने खुद ही कपड़े सिलकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। उसको कभी भी इतना वक्त नहीं मिला कि वह माताजी से लड़े या प्यार करे। टाइम पास के लिए माताजी जो सुबह से घर से बाहर निकलती थी और बहू की बुराई करने के कारण काफी सहानुभूति बटोर लेती थी। अब तक यही उनकी आदत बन चुकी है। असल में कसूर माताजी का नहीं है, कसूर हम सब लोगों का है जिन्हें की आनंद के लिए हर वक्त कोई कहानी चाहिए, बिना किसी को भी जाने किसी की भी भलाई बुराई सुनकर ये करके आंतरिक आनंद तो मिलता ही है, साथ में खुद को भी अच्छा समझने का भाव ऐसे लोगों को बहुत बढ़ावा देता है। ये सब सुनने के बाद मुझे भी बहुत आत्मग्लानि हुई और मैंने भी ये प्रण लिया, निशा दीदी के जैसे मैं भी ना तो किसी की बुराई सुनूंगी और अगर सुन भी लूं तो बिना दोनों पक्षों की जाने कभी अपनी राय कायम नहीं करूंगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो।